नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ इतिहास के पुराने पन्ने नहीं पलटने वाले हैं, बल्कि हम सीधे चलेंगे प्राचीन दक्षिण भारत के उस सुनहरे दौर में जिसे हम संगम युग कहते हैं। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो इतनी आगे थी और बाकी दुनिया से इतनी गहराई से जुड़ी थी कि आज भी इसके साहित्य, इसके व्यापार और इसकी संस्कृति की मिसालें दी जाती हैं। ये वाकई में एक कमाल का सफर होने वाला है। तो इस सफर का रास्ता क्या होगा? हम शुरुआत करेंगे प्राचीन तमिश्कम से, फिर मिलेंगे वहां के 3 महान राजाओं से, देखेंगे उनका दुनिया भर में फैला व्यापार, उनका समाज, उनकी बेमिसाल कविताओं की ताकत, और आखिर में समझेंगे इस सुनहरे युग की ऐसी विरासत जो आज तक जिंदा है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन तमिश्कम की। आखिर ये शानदार दौर शुरू कब हुआ था? अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं, तो लगभग 300 ईसा पूर्व यानी 300 BCE के आसपास इस महाकाव्य जैसे युग की शुरुआत हुई थी। और ये कोई छोटा-मोटा दौर नहीं था, ये पूरी 6 शताब्दियों तक चला। पहली शताब्दी आते आते तो इनका इंडो रोमन समुद्री व्यापार अपने बिल्कुल चरम पर था। हालांकि आगे चलकर लगभग 300 ईस्वी में कलाभ्रम आक्रमणों के साथ इसका पतन शुरू हो गया, लेकिन इन 600 सालों में जो कुछ हुआ उसने सच में इतिहास का रुख मोड़ दिया। अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस दौर का नाम संगम ही क्यों पड़ा? दरअसल संगम का मतलब ही है मिलना, यानी विद्वानों और कवियों की एक विशाल सभा। राजाओं के आश्रय में यहाँ साहित्य, व्याकरण और कविताओं को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता था। ये लोग सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहे थे, ये एक बेहद गहरा और समृद्ध बौद्धिक समाज तैयार कर रहे थे। और इस समाज को चला कौन रहा था? आइए देखते हैं उन 3 ताज वाले राजाओं को जिन्हें मूवेंदर्स कहा जाता था। तमिश्कम के इस विशाल क्षेत्र पर 3 बड़े राजवंशों का दबदबा था: चेर, चोल और पांड्य। इनमें से हर एक की अपनी बिल्कुल अलग पहचान थी। जैसे चेर राजाओं की राजधानी वांची थी और उनका प्रतीक था धनुष। चोल राजाओं की राजधानी उरैयूर और प्रतीक बाघ था, जबकि मदुरई से राज करने वाले पांड्य राजाओं का प्रतीक मछली था। और एक सबसे दिलचस्प बात बताऊं, इन तीनों का अपना अपना एक बड़ा समुद्री बंदरगाह था, जो इनकी दौलत और ताकत का असली राज था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये राजा सिर्फ तलवारें चलाना नहीं जानते थे, ये कमाल के इंजीनियर भी थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है कल्लनई बांध, जिसे महान चोल शासक करिकाल ने बनवाया था। ये बांध सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार नहीं थी, इसने उस वक्त की खेती में पूरी तरह से क्रांति ला दी थी। पानी को नियंत्रित करने वाला यह दुनिया के सबसे पुराने स्ट्रक्चर्स में से एक है, जो इतने सदियों बाद आज भी अपनी जगह मजबूती से खड़ा है। अब खेती से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस दौर की सबसे बड़ी ताकत की तरफ, इन सुनहरे राज्यों का दुनिया भर में फैला व्यापार। उस वक्त की बेहिसाब दौलत जमीन से कम और समंदर की लहरों से ज्यादा आ रही थी। तमिलकम के बंदरगाह ऐसी जगह थे जहां दुनिया भर का सामान आता जाता था। यहां से काली मिर्च, मोती, हाथी दांत और बेहतरीन सूती कपड़े बाहर भेजे जाते थे। और वापस क्या आता था? सीधे रोम से भारी मात्रा में सोना, शराब, कांच का सामान और घोड़े। ये कोई मामूली लेन देन नहीं था, ये एक बेहद व्यस्त और अमीर इंडो रोमन व्यापार था। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो अरिकामेडु जैसे व्यापारिक केंद्रों को देख लीजिए। वहां हुई खुदाई में रोम के बर्तन और सोने के सिक्कों का पूरा भंडार मिला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्राचीन दक्षिण भारत उस वक्त सच में आधी दुनिया के साथ व्यापार कर रहा था, और वो भी पूरे शान से। पर इन बड़े बड़े बंदरगाहों और राजमहलों के बाहर आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? चलिए वहां के समाज और दैनिक जीवन पर नजर डालते हैं। उस वक्त का समाज वाकई बड़ा प्रैक्टिकल और अनोखा था। वहां कोई सख्त जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, बल्कि समाज लोगों के पेशे यानी उनके काम पर बटा हुआ था। अरासार शासन करने वाले थे, अंदनार पुजारी थे, वनियार व्यापारी थे और विल्लालर खेती करने वाले। सीधी सी बात है, ये एक ऐसा कल्चर था जहां आपके हुनर और आपके काम को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। एक और चीज जो सच में प्रभावित करती है वो है उस दौर में महिलाओं का रुतबा। वो सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित नहीं थीं, सामाजिक और बौद्धिक कामों में उनका बराबर का हिस्सा था। ओव्यार जैसी महान महिला कवियों के बारे में तो सबने सुना ही है। उनकी लिखी हुई कविताओं और ज्ञान की बातों की उस समाज में कितनी इज्जत थी, ये बात उस दौर की प्रगतिशील सोच का सबसे बड़ा सबूत है। और जहां तक धर्म की बात है, तो ये समाज बेहद समावेशी था।
एक तरफ लोग अपने स्थानीय देवता मुरुगन की पूजा करते थे और अपने शहीद योद्धाओं की याद में हीरो स्टोन्स लगाते थे, तो वहीं दूसरी तरफ वैदिक, बौद्ध और जैन परंपराएं भी वहां आराम से पनप रही थीं। अलग अलग रास्ते थे, पर सब लोग बिना किसी टकराव के एक साथ रहते थे। कितनी खूबसूरत बात है ना। अब आते हैं इस युग की पूरी जान पर, संगम साहित्य और कविताओं की बेमिसाल ताकत पर। संगम साहित्य को समझना हो तो इसकी तिनई प्रणाली को देखना होगा। यह एक ऐसा शानदार तरीका था जिसमें इंसानी भावनाओं को आसपास के भूगोल और प्रकृति से जोड़ा जाता था। जैसे पहाड़ों यानी कुरिंजी का जिक्र है तो उसका मतलब प्रेम से था। समंदर किनारे यानी नैतल की बात हो तो उसका मतलब अपनों से बिछड़ने के दुख से होता था। और अगर रेगिस्तान का जिक्र है तो समझ जाइए वहां किसी कठिनाई की बात हो रही है। प्रकृति और जज्बातों का ऐसा मेल सच में अनोखा था। इस पूरे साहित्य को मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में बांटा गया था, अखम और पुरम। अखम का पूरा ध्यान अंदर की भावनाओं, प्यार और पर्सनल लाइफ पर था। वहीं पुरम पूरी तरह से बाहरी दुनिया के बारे में था। इसमें युद्ध के मैदान का शोर, राजाओं की बहादुरी और आम जनता की जिंदगी का जिक्र था। एक हिस्सा दिल की बात करता था तो दूसरा बाहरी दुनिया की। आखिर में बात करते हैं इस सुनहरे युग की ऐसी विरासत की जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाया। तीसरी शताब्दी आते आते सियासी उथल-पुथल जरूर हुई, लेकिन जो सांस्कृतिक नींव इन लोगों ने रखी थी वो हमेशा मजबूत रही। इस तुलना को देखिए, एक तरफ उत्तर भारत था जहां संस्कृत और प्राकृत भाषाओं पर आधारित बड़े कृषि साम्राज्य थे। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण के इन संगम राज्यों ने समुद्री व्यापार और अपनी अनूठी तमिल भाषा के दम पर एक बिल्कुल अलग और बेहद समृद्ध पहचान बना ली थी। उनका ये रास्ता बिल्कुल नया और बेजोड़ था। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। आखिर कैसे एक प्राचीन समाज ने, जिसकी बुनियाद कविताओं, काली मिर्च और दुनिया भर के व्यापार पर टिकी थी, एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान बना ली जो हजारों साल बाद आज भी हमारे बीच गूंज रही है? सोचिएगा जरूर। संगम युग सिर्फ इतिहास का एक पड़ाव नहीं है, यह हमें दिखाता है कि जब साहित्य और समृद्धि मिलते हैं तो वो कैसी अनंत विरासत छोड़ जाते हैं।